हे गाइस, आई होप आप लोगों को हमारी स्टोरी का पिछला चैप्टर पसंद आया होगा। अब चलते हैं इस कहानी के अगले चैप्टर पर। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आई एम सॉरी मैडम, इस नाम का कोई भी पेशेंट हमारे सिस्टम में फिट नहीं है और ना ही इस नाम का कोई भी पेशेंट इन 3 सालों में डिस्चार्ज हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह रिसेप्शनिस्ट को क्या बोल, क्या उसकी दादी ठीक थी, क्या कबीर ने अपना किया हुआ वादा निभाया और उसकी दादी माँ का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर पर करवाया था। ये सोचते हुए वह अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के रेजिडेंस के लिए निकल गई। सिया के अडॉप्टेड फैमिली शहर के दूसरे इलाके में रहती थी, जो लग्जरी वर्ल्ड की हकीकत से काफ़ी दूर था। सिया जैसे ही टैक्सी से बाहर निकली, कचरे के बदबू और चिलचिलाती धूप की वजह से बदबू तेज आने लगी। लेकिन सिया के चेहरे पर इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने यहाँ पर अपना बचपन निकाला है, इसलिए उसे इन सब की आदत है और जेल में भी कुछ ऐसा ही हाल था। इस कन्फर्म नहीं था उसकी अडॉप्टेड फैमिली अभी यहीं पर रहती है, क्योंकि कबीर ने कहा था उसने उसकी अडॉप्टेड फैमिली को काफ़ी मोटी रकम दी है उसके पालन पोषण के बदले। उसने कई बार अपने पेरेंट्स को कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन उनके फ़ोन नंबर भी चेंज हो गए, इसलिए वह कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो सड़क से कुछ दूरी पर टीन से बने एक छोटे से घर के पास पहुंची, तभी उसे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वह उसके पिता थे जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। वो नशे में चूर अपनी पत्नी को डांट रहे थे, सब तुम्हारी गलती है, तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो तब से ही मेरी किस्मत खराब हो गई है, तुम्हारी वजह से हर बार मैं अपना पैसा खो देता हूँ। ये कहते हुए उसके अडॉप्टेड पिता उसकी अडॉप्टेड माँ को जमीन पर धक्का दे देते हैं। सिया के लिए ये सीन देखना कोई नई बात नहीं थी, बचपन से ये सब देखते और सुनती आ रही थी। जब वह इस घर में रहती थी तब उसे भी यही सुनने को मिलता था। वह उसे घर के दरवाजे के पास खड़ी थी, तभी जोरदार आवाज के साथ उसे घर का दरवाजा खुलता है और उसे घर से एक आदमी बाहर निकलता है, जो कोई और नहीं उसका पिता था। जैसे ही उसके अडॉप्टेड पिता को सामने सिया दिखाई देती है, वह शॉक हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखों को साफ किया और फिर से देखने लगा तो सामने सिया ही थी। सिया को देखकर उसकी उदासी एक्साइटमेंट में बदल गई। सिया, मेरी बेटी, तुम आ गई, तुम मुझसे मिलने आई हो ना? ये कहते हुए सिया के अडॉप्टेड पिता मोहन उसकी बाजू को पकड़ने के लिए आगे आया। ये देखकर सिया कुछ कदम पीछे हट गई। ये देखकर मोहन के चेहरे की एक्सप्रेशन बदल गए, लेकिन उसने अपने आप को समय रहते संभाल लिया और एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर उसे बोल, सिया आओ, अंदर आओ, तुम्हारी माँ भी यही है। ये कहते हुए उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, कीर्ति, कीर्ति, देखो हमारी बेटी हमसे मिलने आई है। तभी एक पतली दुबली सी औरत जिसका पूरा चेहरा आंसुओं से भर हुआ था, साथ में हल्की सूजन भी थी, बाहर आई और सामने सिया को देखकर शॉक रह गई। सिया, ये कहते हुए कीर्ति ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिया फिर 2 कदम पीछे हट गई। उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड माहौल बन गया। तभी मोहन आगे आया और कीर्ति को धक्का देते हुए बोला, पागल औरत, क्या तुम देख नहीं सकती? सिया, आप बड़े घर की बेटी है, हर कोई उसे छू नहीं सकता। ये कहते हुए वह सिया की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा, लेकिन देखो सिया का दिल कितना अच्छा है, वह हमसे मिलने आई है। तुम्हारी उसे बेटी की तरह नहीं है, जिसे जन्म देने के बावजूद उसने हमें कभी मुड़कर भी नहीं देखा। मोहन ने काव्या को कोसते हुए कहा, पर्शिया वैसी नहीं है। ये कहते हुए वह सिया को मुस्कुरा कर देखने लगा कि अच्छे से जानती थी कि मोहन उससे क्या चाहता है, इसलिए उसने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मिस्टर मोहन, मेरे पास पैसे नहीं है।
मोहन ने जैसे ही यह सुना उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम मल्होत्रा खानदान की बेटी हूँ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? मैं तुम्हें इतने सालों पाला है। अरे इतने साल, अगर मैं किसी कुत्ते को भी पल होता तो वह भी हमारे लिए लॉयल होता, लेकिन तुम बहुत ही एहसान फरामोश हो। ये कहते हुए मोहन ने सिया को जोरदार धक्का दिया। मुझे नहीं पता। आज तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मोहन की धमकी सुनकर सिया के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने मुस्कुरा कर फिर से मोहन की ओर देखा और कहा, अगर तुम आज मुझे सड़क पर बीच भी दो तो भी मल्होत्रा फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्होत्रा फैमिली ने ऑलरेडी सारे रिश्ते मुझे तोड़ दिए हैं। मोहन ये सुनकर शॉक रह गया। उसने तो सोचा था कि सिया उसके लिए पैसे लेगी, लेकिन सिया तो यूजलेस निकली। वह उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सिया ने मोहन का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ उसकी कमर की पीछे लगाकर कहा, अगर तुमने एक बार और कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं वह कर सकती हूँ। मोहन उसका यह व्यवहार देखकर शॉक रह गया, क्योंकि पहले सिया हमेशा दरी सहनी सी रहती थी, लेकिन ये सिया वह सिया नहीं थी, यह जवाब देना जानती थी। तभी उसकी नज़र सिया के हाथ पर बने बड़े से चोट के निशान पर गई, जिसे देखकर वह सिया को देखने लगा। सिया ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो धीरे से कहा, 3 साल जेल में रहकर आई हूँ, कुछ तो सीखा ही होगा मैंने। मोहन अवाक रह गया। तभी कीर्ति उसके पास आई और बोली, सिया तुम ठीक हो? ये कहते हुए उसने वापस सिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिया फिर से दूर हो गई। सिया को इस तरह डर जाता हुआ देखकर उसके चेहरे पर दर्द और सहानुभूति के मिले जुले भाव आ गए, लेकिन सिया को इन सब की परवाह नहीं थी। दादी कहाँ है? डायरेक्ट सवाल किया। सिया के सवाल पर कीर्ति लड़खड़ा गई और अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, वो अंदर। वह इतना ही कह पाई थी कि सिया अंदर चली गई और एक छोटे से कमरे का दरवाजा खोल दिया। वह जैसे ही उसे कमरे के अंदर गई तो उसकी आंखें भर आए। अपने सामने का नज़ारा देखते ही उसे अपने जाल में बीते 3 साल व्यर्थ लगने लगे। उसने सामने बेड पर अपनी दादी को देखा, जो हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई दे रही थी। उनका शरीर एक चादर में लिपटा हुआ था। ये देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। फिर उसने खुद को संभाला और धीमे से आगे बढ़ गई और आसपास का नज़ारा देखा। इतनी गर्मी में उसे कमरे में ना कोई पंखा था, ना ही कोई खिड़की। उसने धीमे से कहा, दादी माँ। बेड पर लेटी हुई औरत ने जब उसे आवाज की ओर दिखा तो वह अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर कुछ पल के लिए अपनी जगह जम गई। उसे औरत ने अपना एक हाथ उठाया और सिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, सिया मेरी बच्ची तुम आ गई। ये कहते हुए दादी माँ ने अपने हाथ की ओर देखा और उसे वापस खींचते हुए चादर में छुपाने लगी। दादी माँ आप कैसे हैं? आपके पैर कैसे हैं अब? 3 साल पहले दादी को कैंसर डायग्नोसिस हुआ था और साथ में उनका एक एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण उनके पैर की इमरजेंसी सर्जरी होनी थी। इसीलिए वो कबीर की बात मानने को रही हुई थी। वो जैसे ही दादी के ऊपर लिपटी चादर को हटाने के लिए आगे बढ़ी, तभी दादी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, वहाँ कुछ नहीं है सिया, मैं ठीक हूँ। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे अब ज़्यादा चल नहीं जाता, इसलिए बेड पर लेटी हुई हूँ। यह सुनकर सिया के चेहरे के सख्त भाग सॉफ्ट हो गए। सिया सच बताओ, मल्होत्रा परिवार तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना? ये सुनते ही सिया का दिल दर्द से भर गया। 2 दिन ही हुए हैं उसे जेल से निकले, लेकिन इन 2 दिनों में दादी माँ पहले इंसान है जिन्होंने उसके बारे में कुछ पूछा है। एक पल के लिए सिया के चेहरे पर बहुत से भाव आ गए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और वह स्माइल करते हुए बोली, हाँ दादी माँ, वहाँ सब अच्छे हैं। सच? दादी ने फिर से उससे
पूछा। सिया ने अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ दादी, सब बहुत अच्छे हैं और आप तो मुझे जानती ही हो, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। उसने अपने मन में कहा, जेल के गार्डों बहुत अच्छे से केयर करते थे मेरी दादी माँ। दादी ने सिया की बात सुनकर एक राहत की सांस ली और कहा, सुनकर अच्छा लगा दादी माँ, चलिए मेरे साथ। सिया ने कहा, आप मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं आपकी देखभाल कर सकती हूँ, चलिए मेरे साथ और आप मेरे साथ ही रहना। दादी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिया का हाथ दबाया और कहा, अगर तुम वहाँ अच्छे से रह रही हो तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे हमेशा से तुम्हारी चिंता होती थी लेकिन अब मैं बहुत राहत महसूस कर रही हूँ। सिया को अपनी दादी माँ के हाथ बहुत गर्म से महसूस हो रहे थे। उसने उनके हाथों की ओर देखते हुए कहा, दादी माँ, आपके हाथ, इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाती दादी माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। ये कहते हुए जैसे ही वह अपना हाथ सिया से वापस खींचने लगी, तभी सिया ने उनके ऊपर से उनकी चादर हटा दी और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कंब गई। दादी ने अपनी आंखें बंद कर ली। दादी के पैरों से खून निकल रहा था जो अब लगभग जम गया था और शायद इन्फेक्शन भी फैल गया था। दादी ने सिया को समझने की कोशिश की कि वह ठीक है, लेकिन सिया ने कोई रिस्पांस नहीं किया। सिया ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अस्पताल में कॉल किया।